नमस्कार। ये जो शख्स मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं और इन सब लड़कों की एक समस्या है। समस्या ये है कि इन लड़कों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है, जिसे दरोगा कह देते हैं देसी भाषा में, उसकी प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। 2020 तक प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये CAA के दौरान जो आंदोलन हुए थे देश भर में, उन सब के दौरान अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी भी दे चुके हैं। लेकिन एक पेंच ऐसा फंस गया है जिसकी वजह से इन लड़कों को अब तक इनकी नौकरी अपने हाथ में नहीं मिल पाई है। इन लड़कों को अब तक अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले हैं, पासिंग आउट परेड इनकी नहीं हुई है। इस समस्या के लिए इन लोगों ने मुझे कॉल किया। आज हम इस समय बड़ौत में हैं और वेस्ट यूपी के बागपत ज़िले का एक कस्बा है बड़ौत, वहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं। इन सभी लड़के बड़े दूर दूर से आए हैं। सबसे पहले मैं इन लड़कों से परिचय लूँगा, इनका नाम, और ये जानना चाहूँगा कि आप सब लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमित बालियान है। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर, गांव काकड़ा। सर मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं लोनी के पास से आया हूँ। सर मेरा नाम प्रदीप है और मैं सहारनपुर से आया हूँ। सर मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है, मैं बागपत लूम से आया हूँ सर। सर मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं दोगट से आया हूँ। सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैं शेरपुलवारा बागपत से आया हूँ। सर मेरा नाम अंकुश पवार है और मैं दोगट से ही आया हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है सर, मैं बड़ौद से आया हूँ। मेरा नाम कोमल चौधरी है और मैं मावतपुर बावली गांव से बिलोंग करता हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट के। मेरा नाम विवेक कुमार तोमर है, मैं बासोली गांव से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। ज़्यादातर बागपत ज़िले के हैं, क्योंकि इन सब लड़कों के वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं जो इसमें टोटल अब तक हो चुके हैं जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट? 2486 लड़कों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अपॉइंटमेंट अभी किसी का नहीं हुआ है। और वैसे तो प्रदेश में सब जगह से फैले हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने संपर्क किया मुझसे खुद ही, और मैंने इन्हें कहा कि भाई आप ऐसी जगह आ जाओ जहाँ पर सब लोग पहुँच सकते हैं। तो आज ये सब लड़के बड़े प्रयासों के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप में से कौन बताएगा अपनी टोटल डिटेल्स? आप बताइए अब तक क्या हुआ है इस मामले में, कब से ये शुरू हुई थी प्रक्रिया और क्या क्या आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है इसमें? सर हम लोग UPSC 2016 के अभ्यर्थी हैं। सर इस भर्ती का विज्ञापन 2016 के अंदर आया। उसके बाद 2017 सर इसका सर लिखित परीक्षा हुई। 2018 में सर इसकी लिखित परीक्षा सर 12/12/2017 से लेकर 23/12/2017 तक हुई, जिसमें सर कुल 23 शिफ्टें थी। वो पेपर सर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जो विभिन्न शिफ्टों में हुआ। उसके बाद में सर इसका लिखित परिणाम परीक्षा का सर 30 मई 2018 को आया। तो वो निकाल लो आप, अगर डेट याद करने में प्रॉब्लम हो। सर याद है वैसे तो। सर उसका लिखित परिणाम सर 23/5/2018 को आया। लिखित परिणाम के पश्चात सर जुलाई 2018 के अंदर सर हम लोगों का फिजिकल हुआ। फिजिकल के उपरांत सर अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2019 को आया। और उसके पश्चात सर 24 जून 2019 से हम लोगों के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स पे मूलभूत ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जो कि 12 माह की थी। ट्रेनिंग के दौरान सर हम लोगों ने विभिन्न ड्यूटियां दी, जिसमें सर CA NRC, कोविड, होली और अन्य सभी ड्यूटी। जी सर, कोविड ड्यूटी भी हम लोगों ने की। उस समय आप अंडर ट्रेनिंग थे? ट्रेनिंग थे सर। कोविड में हमने सैनिटाइजेशन का काम किया है। हमारे साथ जो FSSO भर्ती थे वे उनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, और जो दरोगा होते हैं उनकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है सर। तो उनको सर FSSO क्या बता रहे हो वो क्या? सर ये जो फायर ब्रिगेड में होते हैं जो, जी सर, उनको सर साथ इनकी जो मृतक आश्रित वगैरह के इन लोगों की भी ट्रेनिंग हुई होगी? नहीं सर, हमारी डायरेक्ट भर्ती है सर। इसमें 2486 लड़के सेलेक्ट हुए थे, जिनका सर 2486 में से 2180 के करीब सब पुरुष हैं और बाकी 300 के आसपास महिलाएं हैं। वो सर आपको जाने मैं बता दूं सर, इनमें जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो भी कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं पाई हैं। और जैसे हम लोग मानसिक आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, सभी महिलाएं भी वही उन्हीं समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जैसा मैं आप लोगों की बात से समझा था, इसमें असली मुद्दा यह है कि एक पेच सुप्रीम कोर्ट में जाके इसमें फंसा। इसके बारे में आप स्पष्ट जानकारी बताएं, बिल्कुल कट टू कट। सर इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था सर। प्रोसेस होता है नॉर्मली जब हम मतलब डिफरेंट शिफ्टों में हमारा पेपर होता है, तो कोई शिफ्ट हार्ड होती है, कोई शिफ्ट इजी होती है। तो उन सभी को एक स्थिति पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सर उसी का सारा कुछ केस अलझा हुआ है। जो क्या होता है? कैसे आम आदमी कैसे समझेगा उसको? नॉर्मलाइजेशन होता है सर, मतलब एक हार्ड शिफ्ट होगी,
एक ईजी शिफ्ट होगी, उन दोनों को एक इक्वल बेस पे लाने का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ हार्ड शिफ्ट होगी, उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, और जो इजी शिफ्ट होती है उनको उसका मतलब उनका थोड़ा वो होता है, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, मतलब वो उनको एक लेवल पे लाने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो सर इस पे इसी चीज़ का सारा कुछ केस उलझा हुआ है, जो कि कुछ लड़के बाहर रह गए थे, उन्होंने इस पे केस किया था। कैसे रह गए, मतलब वो क्या चीज़ नहीं कर पाए? वो सर एक तो मेरिट में नहीं आ पाए, जो मेरिट लगी थी। सर हमारा परिणाम आया था 28 फरवरी 2019 को, जो फाइनल इस भर्ती का प्रोग्राम परिणाम आया था, उसमें कुछ लड़के बाहर रह गए थे, जो लगभग 3000 के समथिंग टोटल लड़के हैं जो बाहर रह गए थे, जिनका लिखित परीक्षा जिनकी पास हो चुकी है, लेकिन किसी मतलब रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन या किसी भी वजह से वो बाहर है, कुछ मेरिट आउट है, कुछ नॉर्मलाइजेशन। लेकिन वो सिलेक्टेड हैं? नहीं सर, वो सेलेक्टेड नहीं है। सेलेक्ट लिस्ट 2486 लड़कों की है, लिस्ट जो दो जो आई थी सेलेक्टेड की, उसमें 2486। सुप्रीम कोर्ट कौन गया फिर? सुप्रीम कोर्ट जो लड़के बाहर थे वो सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है सर। हाई कोर्ट से 11 सितंबर हाई कोर्ट में कौन गया फिर? हाई कोर्ट में सर जो लड़के बाहर थे वो उनका हाई कोर्ट से परिणाम आया सर 11 सितंबर 2019 को, जिसमें ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स के द्वारा ये सरकार को आदेश दिया गया कि आप रिजल्ट फिर से बनाइए। सरकार इस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी लेके गई, उनके साथ हम भी गए, क्यों हालांकि सरकार ने हमारा जब तक हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, सरकार हमारे प्रशिक्षण को कंटिन्यू रखा। हमारी 12 महीने केस कोर्ट में चलता रहा और आपका आपकी ट्रेनिंग चलती रही? हमारी ट्रेनिंग चलती रही। तो हमारा सर ट्रेनिंग के दौरान हमने डिफरेंट मतलब कानून व्यवस्था का पूरी नॉलेज ली। दरोगा की मतलब 12 महीने की ट्रेनिंग होती है सर, और उसमें हमको ऑन फील्ड क्या करना है, ऑन पेपर्स क्या करना है, हर तरह की डिटेल दी जाती है। थानों में भी पोस्टिंग की जाती है शायद? पोस्टिंग की जाती है सर। और सर मतलब जो सबसे एक बेसिक मतलब नॉलेज दी जाती है पुलिस की, वो दरोगा को इसलिए दी जाती है हर तरह की, क्योंकि उसका मेन काम सारा कुछ रिलेटेड ऑन पेपर है। तो हर तरह की सर वो कोई भी तहरीर आती है, कुछ भी आती है, जो एफआईआर दर्ज होती है वही केस, उसी पे चार्जशीट बनती है। हमें हर तरह के हथियार की, छोटे से लेके बड़े तक जो यूपी पुलिस यूज करती है, वेपन्स वगैरह की, उनकी पूरी तरह से नॉलेज दी गई है। एक हैंड ग्रेनेड से लेके एकेएम और इंसास, हर तरह की राइफल्स एंड हर तरह का वेपन जो यूपी पुलिस समझ गया सब ट्रेनिंग वाला, लेकिन वो कोर्ट वाले मसले को स्पष्ट करो, वो समझ में उस गवर्नमेंट गई किस क्या चीज लेकर? एसएलपी लेकर चले गई, जो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेके गई। तो सर उसका वो कंटिन्यू है आज तक, जिसका आज तक गवर्नमेंट एसएलपी में अपनी क्या कहना चाह रही थी कि हम इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट सर अपने रिजल्ट को डिफेंड कर रही थी, जो उसने रिजल्ट बनाया था वो बिल्कुल ठीक था। गवर्नमेंट उसी को लेके गई है कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और जो माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, अपने जो उसके राइट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा 5 फरवरी से ऑर्डर रिजर्व है। हमें 8 महीने हो गए हैं सर। पहले तो मतलब 5 फरवरी तक भी मतलब केस लड़ा, सब लड़कों ने लगभग 3 से 4 केस तो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़े सरकार लड़ रही है, आप लोगों का इसमें क्या रोल हो जाता है? आप लोग कैसे इसमें इन्वॉल्व हैं? हम इसमें इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि हमें काम जल्दी कराना था। वी आर नॉट फर्स्ट पार्टी, हम एज ए थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सरकार हमारी तरफ से केस लड़ रही है, लेकिन हर कोई जानता है कि सरकार के केस किस तरह से लड़े जाते हैं, और सरकार लड़ भी उसी तरह से रही है। सरकार कोई डेडिकेशन नहीं दिखा रही सर हमारी तरफ से। आपका कहना है कि जो पैरवी है वो कमजोर है? पैरवी सर हम कमजोर भी इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें 8 महीने हो गए सर ऑर्डर रिजर्व होने के बाद, और हमने सर जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है तब से सर अब तक 3 बार मतलब कि मेंशनिंग कराई है। मेंशनिंग में हमने मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि वो हमारा आदेश, हमारी भर्ती का आदेश जल्द से जल्द दे, परंतु हमें सिर्फ 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह कैसे टाल। कितना समय हो गया सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए? कोई और है बोल लेगा इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट का कब से चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सर 5 फरवरी को आदेश रिजर्व हो गया था, इसी फरवरी को 2021 में, और वो चलते चलते सर अब तक हो गया, वो रिजर्व ही है। और हमने कई बार सीजीआई महोदय को पत्र भी लिख चुके हैं इस बारे में, राज्य सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं, और जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्री,
उनको भी पत्र लिख चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं कि भाई हमारे मुद्दा मुख्यमंत्री जी के पास है, क्योंकि सर एक तरीका होता है। सांसद मंत्री किस सांसद डॉक्टर सत्यपाल से मिल चुके हैं बागपत के जो सांसद हैं, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मिल चुके हैं। मोहित क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके लिए मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखूंगा और मैं फ़ोन पे वार्ता करूंगा और आपकी जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी मैं उसको सुनिश्चित कराऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। तो सर 1 महीना हो गया इस प्रोसेस को चलते चलते, मिलते मिलते हमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब अब फिलहाल डेडलॉक है, जैसे कि आप समझ रहे हो कि अभी इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है, तो अब आप लोग अब क्या एफर्ट कर रहे हो इसमें आगे? सर हमारे कुछ साथी पिछले 33 दिनों से लखनऊ के इको पार्क में हमारी इस भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सर 33 दिन हो चुके हैं, कोई भी सरकारी प्रतिनिधि, कोई भी सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आज तक नहीं गया है। इन 33 दिनों में वो हर तरह की सरकारी प्रतिनिधि तो क्यों मिलने जाएगा? सरकार तो ऑलरेडी जब कोर्ट में आपकी तरफ से लड़ ही रही है। उस धरना प्रदर्शन से क्या आपको लगता है, उससे आप किस कहाँ आवाज़ उठाओगे? सर इस धरना प्रदर्शन के दौरान हमने कई बार भर्ती बोर्ड पर ये धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी जो टीम है वो उच्च अधिकारियों से मिली। उच्च अधिकारियों द्वारा केवल यही आश्वासन दिया गया कि आपका उच्च अधिकारी से क्या मतलब है? उच्च अधिकारी मतलब डीजीपी हो गया, डीजीपी सर, डीजीपी भर्ती बोर्ड और जो सचिव वगैरह हैं सर, उन्होंने बोला कि आपका आदेश लाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी ना तो हमें ठोस आश्वासन दिया गया है, ना ही हमारे कोई कराई गई है। सर इसमें एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जब किसी ऑर्डर को जल्दी लाने के लिए उसमें टाइम लग रहा है तो उसमें मेंशनिंग करानी होती है और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील की जाती है कि सर ये मैटर अर्जेंट है, लड़के इतने दिनों से घर पे बैठे हैं, 15 महीने से लड़के घर पे बैठे हैं और लगभग 6 साल सर हो गए इस प्रक्रिया को चलते चलते। सर आप इस चीज़ को एक बार एज्यूम करिए कि हमने 6 साल पहले फार्म भरा था और अब तक हम घर पे बैठे हैं और सर हमने लगभग सर 3 लाख 6 साल में सरकारें बदल जाती है सर 6 साल में तो क्या क्या नहीं बदल जाता। हमारे में से सर 1000 लड़के ऐसे हैं जो विभिन्न सरकारी जॉबों पे से छोड़ के यहाँ पे आए थे दरोगा ज्वाइन करने के लिए। में से कोई ऐसा है जिसने कहीं और जॉब लगी थी और छोड़ी है? मैं डीआरडीओ में था एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसी 42 ग्रेड पे ही था मैं वहाँ पे भी। और कब से कर रहे थे वहाँ डीआरडीओ में? मैं डीआरडीओ में एज ए व्हीकल ऑपरेटर ज्वाइन किया था 2012 में और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बना था 2016 में। तो उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया है और तब से अब। अच्छा, इसमें कुछ एक पीरियड होता है कि आप इतने दिन के लिए दूसरी नौकरी कर रहे हो तो वो छोड़ना होता है, वो कब आपने छोड़ दी वहाँ पे? वो मैंने 2019 में छोड़ी थी सर। अभी यहाँ की ट्रेनिंग से पहले 30 अगस्त को मेरा वो जो ये लियन पीरियड बोलते हैं उसमें एक परमिशन होती है, वो हम दूसरी नौकरी जब ज्वाइन करते हैं तो तब मिलता है, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। अब ना इधर से एनओसी मिल रहा है, ना मैं वहाँ ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ना मैं यहाँ ज्वाइन कर पा रहा हूँ। डीआरडीओ में वापस जा सकते हो अभी? जा सकता हूँ, अगर इधर से हमें एनओसी मिल जाती है तो हम वहाँ रिज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जब कोई है ऐसा बंदा जो अपनी नौकरी छोड़ के आया कहीं? सर मैं यही छबरौली ब्लॉक बागपत डिस्ट्रिक्ट में सर ग्राम विकास अधिकारी के पद पे था और अक्टूबर 2018 में, जी सर, अक्टूबर 2018 में मैंने ज्वाइन किया था सर। लगभग 9 महीने की मेरी नौकरी हुई थी। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर यूपीएसआई के लिए आ गया था सर, तो मैं 9 महीने के बाद रिजाइन दे के यूपीएसआई की ट्रेनिंग के लिए चला गया था सर। और उसके बाद आप तो यूपी की सर्विस में ही थे, तो आपको सरकार आपके लिए भी यहाँ भी एनओसी चाहिएगी वहाँ से? यहाँ भी एनओसी चाहिए। तो अभी अगर आपके सामने चॉइस है कि ये मान लिया ये केस अभी आपका और साल 6 महीने नहीं निपटता है, तो क्या सोचोगे वापस वीडियो बनने की? जस्ट कोई चांस ही नहीं है सर जाने का। कोई चांस नहीं सर, वहाँ से एनओसी मिलेगी तब चांस मिलेगा सर। और एनओसी देने के लिए सर भर्ती बोर्ड कहता है कि 5 लाख रुपए लगभग जो हमारा प्रशिक्षण का पूरा खर्चा है वो आप भर्ती बोर्ड को दोगे तब वो एनओसी देंगे। आप दे दोगे 5 लाख अगर वापस ले ले तो? सब गरीब किसान परिवार से हैं सब। सर भर्ती बोर्ड कहता है कि आपको हम एनओसी तब देंगे जब आप पर डे लगभग 1200 रुपये पर डे का जो खर्च आता था प्रशिक्षण पे, एक प्रशिक्षु के ऊपर 1200 रुपये लगभग खर्च आता था। 1 साल तक जो खर्च हुआ पे? नहीं सर, पर डे 1200 कुछ रुपया पर डे पर कैडेट का खर्च आता था ट्रेनिंग सेंटर्स को। तो जो है भर्ती बोर्ड ये कहता है कि उसके हिसाब से जो कोई छोड़ना चाहता है एनओसी के लिए पर डे के हिसाब से जितने दिन ट्रेनिंग हुई 1 साल का जो भी टोटल खर्च होगा वो आप हमें दे दीजिए, उसके बाद वो एनओसी दे देंगे।
जहाँ आपको जाना है आप कर लीजिए। ये जो खर्च की बात की है, ये तो आप सब लोगों ने अपना अपना कैलकुलेट कर लिया होगा। कितना खर्चा बैठता है ये भाई? 5 लाख के करीब बैठते हैं। 5 लाख दे के इन्हें एक नौकरी, सरकारी नौकरी छूटेगी जब दूसरी सरकारी नौकरी मिलेगी। बात है भाई। इस 12 महीने के दौरान पर मंथ एक कैंडिडेट को मात्र 3500 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। 3500 रुपये मिलते थे और हमें अपने घर से लगभग 10,000 रुपये ट्रेनिंग में हर महीने खर्च करना पड़ता था। अब तो सभी को करना पड़ता होगा, ऐसा ही होगा। हाँ। नहीं तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के लिए वहाँ हॉस्टल वगैरह, मैस, ये सब चीज़ें नहीं होती। चार्जेस, मैस चार्जेस सब हमें देने होते हैं अपनी जेब से, उसमें सरकार कुछ नहीं देती। हमें सिर्फ 3500 रुपये एक स्टाइपेंड मिलता है। लगभग सरकार की सेवा में जा रहे हो, दरोगा बनने के लिए दिन रात धक्के खाओगे और अपनी जेब से ही खर्च कर रहे हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी आप सब लोगों से हो रही है। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि इसमें ऐसा मैं आप लोगों के लिए क्या करूं कि आप लोगों की ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सर हमारी अपील हाथ जोड़ के, वो अपील भी आपकी मैं ले लूंगा। आप लोगों को अभी बताइए कि इस आपका जो ये डिले हुआ है, इसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के, इसमें कोई फैमिली, किसी का कोई क्राइसिस आपको इस तरह का फेस करना पड़ा हो, कोई चैलेंज आया हो इस तरह का इस दौरान? सर इस दौरान हमारा एक भाई जो कोविड से उसकी डेथ हो गई, एक मेरठ में सर, एक भाई बुलंदशहर के थे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी? कंप्लीट हो गई थी सर। वही अभी जो 1.5 साल हमें हो गया है, उस दौरान एक भाई अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर जा रहा था, उसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कई लोगों ने अपने माता पिता खोए हैं कोविड के दौरान, और कई लोगों ने अपनी पत्नी को खोया है, या फिर अभी भी कई लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से। आप लोगों में से शादीशुदा कितने हैं? दिखाओ भाई। 1 2 3 4 5 शादीशुदा हैं, इनमें से और 5 अभी कुंवारे हैं। बिल्कुल बैलेंस लेके आए हैं ये सब लोग, है ना। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या पोजीशन है और इसमें क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? कोई स्पष्ट बताए कोई बंदा। सर हमारी अपील सरकार से ये है कि हमारे मैटर को अर्जेंट दिखाते हुए एक लिखित मेंशनिंग की जाए सरकार द्वारा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील की जाए कि सर इन लड़कों को जल्द से इनको दिक्कत है, इनको जल्द से जल्द ऑर्डर पारित करा जाए। इसमें आपको मैं एक मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आप लोग जैसे अपनी पैरवी करा रहे हो, तो आपको क्या वकील का खर्च वगैरह भी देना पड़ रहा है? सर हमने 3 से 4 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर दिए सारे लड़कों ने, जो कंबाइंड करके इकट्ठे। 3 से 4 करोड़ रुपए? क्यों इतना कैसे भाई, इतना कैसे? आजकल इतने महंगे महंगे वकील हैं हमारे यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के, कि वो इतनी ज़्यादा मोटी फीस है उनकी। तो एक ही अपीयरेंस के बहुत पैसे, बहुत ज़्यादा खर्च है। तो 12 लाख 15 लाख रुपए फीस है। अभिषेक मनु सिंह भी हैं सर, और बड़े बड़े वकील हैं। आप लोगों के वकील कौन है? हमारे सर फाइनल हियरिंग हुई थी जब अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे हमारे फाइनल हियरिंग में, और ये जो कांग्रेस लीडर हैं, जो पूर्व महान्यायवादी थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने भी हमारा केस देखा है पूर्व में। तो सर इतने महंगे महंगे वकील के हमने अपनी जेब से खर्च किया है, और पूरी टीम का सहयोग है इसमें, ऐसी बात नहीं है किसी एक व्यक्ति के ऊपर। तो आप लोग सब मतलब ये इतना 3 करोड़ रुपए आप बता रहे हो खर्च किया है, इसमें आप सब लोगों ने चंदा कैसे किया? कोई एक आदमी ने इकट्ठा किया होगा कि भाई ये दे दो एक जगह? कैसे किसके पास करा था? सर हमने किसी का एक बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट में हम जो सभी साथी थे सबको डिटेल्स भेजी कि इस अकाउंट में पैसे डलवाओ। उसमें कोई जैसे मान लो सर हमने फिक्स किया कि इस डेट के लिए 2000 रुपये पर कैंडिडेट मतलब क्या फंडिंग करेंगे। आप उससे काउंट करते होगे कि हमारे कितने 2000 से इतने कैंडिडेट हैं, अगर 2-2 हजार रुपए लगाएं तो इतने लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। जी सर, तो फिर जैसे सर नेक्स्ट डेट होती थी तो उसके लिए दोबारा से फंडिंग करते थे, हर डेट के लिए हर बार फंडिंग होती थी। मतलब टोटल अभी 3 करोड़ रुपए लगभग आप लोग खर्च कर चुके हैं, और आप लोगों ने जो अपना असेसमेंट किया है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने लगभग 4-4, 5-5 लाख रुपए अपने घर से खर्च किए हैं, या नहीं? मैं सही कह रहा हूं ना आप, ना है ना? तो अब इसमें अब हाथ जोड़ के भाई देखो, मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट माननीय इस देश की सबसे बड़ी चीज़ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और इंसान के पास जब नाउम्मीद हो जाता है, अंत में वहीं जाता है। और कई मामलों में मैंने ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे डिसीजन भी दिए हैं जिनमें सरकारें औंधे मुँह गिरी हैं, सरकारों को हवा नहीं आई है। तो मेरी तो भाई आप लोगों से अपील यही है कि आप ये कैमरे की तरफ फोकस करो और अपनी हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई से सबसे ये अपील करो कि भाई आपको उस मामले में, आपको इधर आ जाओ भाई, है ना? तो आप सब लोग अपील करो, मैं आपको केवल आपकी आवाज़ को पहुंचा सकता हूं। सर हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील है कि हमारी समस्याओं को समझते हुए, कि जिस तरह से हमें लगभग 6 साल होने को आए हैं और हम घर पे बैठे हैं बेरोजगार, लगभग सभी 30 की उम्र पार कर चुके हैं।
हमारी सिर्फ उनसे ये अपील है कि हमारे मैटर को थोड़ा सीरियस लेते हुए जल्द से जल्द ऑर्डर पारित करें, जिससे हम जो हमारा सपना है, जो हमारा सब कुछ है, उसको प्राप्त कर सकें। और सर, हमारी सरकार से, जो अभी की सरकार है, उससे ये निवेदन है कि हमारे मैटर को थोड़ा सीरियस लेते हुए, हमारी समस्याओं को समझते हुए, हम 2486 जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको समझते हुए ये एक लिखित एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डालें और वहाँ से अपील करें हमारे ऑर्डर को जल्द पारित कराने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।